चैनल MSc मेक साइंस इजी में वेलकम है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का 3-4 पार्ट कंप्लीट हो चुका था और उस 4 पार्ट में हम कहाँ तक हमारा सफ़र हुआ था, है ना। 4 पार्ट में हम लोग कहाँ तक सफ़र किए थे, कहाँ तक हम लोग ट्रेवल किए थे इस हिस्ट्री में। अब लुईस 16 की हुकूमत है फ्रांस में, और लुईस 16 जो थी वो तानाशाह थी, वो मोनार्क थी और मोनार्की वहाँ चल रही थी। तो आपने पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में आपने देखा कि फ्रांस में एक इनकलाब आया, बेस्टाइल पैलेस को ढा दिया गया। बेस्टाइल पैलेस में जो प्रिजन थे उसको, जो जेल थे उसको लूट लिया गया, और जो इनकलाबी थे वो इनकलाबी हथियार के चक्कर में उस बेस्टाइल की जो प्रिजन थे उस पर, प्रिजन जो कैद खाना था उस पर हमला किए थे। उनको ये पता था कि यहाँ बहुत ज़्यादा हथियार रखा हुआ है, तो अब शाही फौजों से मुकाबला करने के लिए जो इनकलाबी थे, जो रिवॉल्यूशनरी से जो इनकलाबी थे, उन इनकलाबियों को हथियार की आवश्यकता थी। तो उसकी तलाश में ये लोग बेस्टाइल पैलेस को ढा दिए और उस बेस्टाइल पैलेस के प्रिजन में जो भी हथियार था उसको उन्होंने लूट लिया। और फ्रांस में ये क्रांति अभी चल रही है, अभी हलचल चल रही है, एक तरह का विक्षोभ चल रहा है। और उसी बीच जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगी हुई थी। जो टेनिस कोड था उसमें ये लोग इकट्ठा होकर के नेशनल असेंबली और फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे हुए थे। और कॉन्स्टिट्यूशन भी बनकर तैयार हुआ और लुईस 16 को मजबूर किया गया, या आप यूँ कहें कि लुईस 16 मजबूर हुई उस कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए, साइन करने के लिए। तो लुईस 16 ने उस पर साइन कर दिया और अब फ्रांस के अंदर जो मोनार्की थी वो एबोलिश हो गई, ख़त्म हो गई, और फ्रांस रिपब्लिक बनता है। मगर अभी कंप्लीट जमहूरियत या रिपब्लिक वहाँ नहीं आती है। अभी भी जो हेड है वो राजा जो लुईस 16 है वही है। उसके अधिकारों को कम कर दिया गया है, उसके परों को कतर दिया गया है, जबकि सारा अधिकार, सभी अधिकार, सारे राइट्स लुईस 16 के हाथ में थे अब तक। जब से वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत किया, तो अब ये जो सरकार 3 पार्ट में बंट गई। जो डिवॉल्यूशन ऑफ पावर है वो 3 हिस्से में 3 संस्थाओं के पास आ गया। और वो 3 संस्थाएं कौन कौन सी थी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका जुडिशरी और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और विधायिका ये असेंबली जिसका काम है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है उस कानून को लागू करना, और जुडिशरी का काम है कि वो रखवाली करे
ये कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां बनाने की इजाजत दे दिया गया उस कॉन्स्टिट्यूशन में। इस तरह से राजा के बहुत से अधिकार छीन लिए गए। जो टैक्स लगते थे, सिर्फ गरीबों पर जो टैक्स लगते थे, जो किसानों पर टैक्स लगते थे, अब वो व्यवस्था बदल गई। जो चर्च टैक्स लेता था किसानों से, वहाँ की जनता से, उस टैक्स को खत्म कर दिया गया। उस टैक्स को खत्म कर दिया गया। तो इस तरह से फ्रांस मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है। मोनार्क अभी है, लुई 16 अभी है, ठीक, मगर उसके अधिकारों को कम कर दिया गया है, उसके राइट्स को कम कर दिया गया। तो लुई 16 बेमन से कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत तो कर देता है, मगर अंदर अंदर वो जो इनकलाबी थे उनको वो कुचलना नहीं चाहता था। ये खबर जब पहुंची दूसरे मुल्कों में, फ्रांस से बाहर, जहां तानाशाही व्यवस्था थी, जहां मोनार्की थी, तो वो लोग भी काफ़ी परेशान हुए कि आज जो फ्रांस में इनकलाब आया, कल हमारे यहाँ भी इनकलाब आएगा, हमको भी सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। तो खास तौर से उसमें जिक्र आता है प्रूसिया और ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया इनकी लुई 16 की ससुराल थी। लुई 16 की जो वाइफ थी वो ऑस्ट्रिया की थी। तो प्रूसिया में भी मोनार्की थी। प्रूसिया जो उस वक्त का जर्मनी था, तो प्रूसिया वहाँ का एक स्टेट था जर्मनी का। तो चूंकि हर स्टेट में अलग अलग लोगों की स्वतंत्र हुकूमत थी, हर स्टेट का अलग अलग भाषा था, तो प्रूसिया जो गवर्नमेंट थी, प्रूसिया का जो मोनार्क था, और ऑस्ट्रिया का, इन सब लोगों ने मिल करके ये तय किया कि नेशनल असेंबली पर हम लोग हमला करेंगे। नेशनल असेंबली जो ये लोग बनाए थे, नेशनल असेंबली समझ रहे हो ना, वहाँ का एक ग्रुप, मैक्सिमम उसमें मैक्सिमम उसमें जो रिचर सेक्शन के लोग थे, जिस नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। तो नेशनल असेंबली पर वो हमला करना चाहते थे। और नेशनल असेंबली में थे कौन? इनकलाबी थे सब। तो प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के जो मोनार्क थे, इन्होंने लुई 16 का साथ देने का वादा किया, और लुई 16 खुफिया तरीके से वहाँ गए भी थे। लुई 16 का साथ देने का इन्होंने वादा किया, और लुई 16 वहाँ खुफिया तरीके से वहाँ गए भी थे अपनी मदद मांगने के लिए, और ये लोग मदद देने के लिए तैयार भी हुए। तो जब फ्रांस के इनकलाबियों को जब ये पता चला कि लुई 16 इस तरह से कर रहे हैं, ये इनकलाबियों को कुचलने के लिए, नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए ये गए हैं ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के मोनार्क से मदद लेने के लिए, और ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के मोनार्क भी मदद देने के लिए इसीलिए तैयार हुए, और बाकी इन दोनों स्टेट के अलावा बाकी और स्टेट भी काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए थे कि फ्रांस में अगर इनकलाब आएगा तो हमारे यहाँ भी इनकलाब आ जाएगा, हमें भी कुर्सी छोड़ करके हटना पड़ेगा।
तो इसलिए ये लोग इस इनकलाब को फ्रांस के बाहर के लोग भी दबाना चाहते थे। जो फ्रांस के बाहर के जो दूसरे मुल्कों के जो मोनार्क थे वो इस इनकलाब को क्या करना चाहते थे, दबाना चाहते थे। मगर फिर जो ये इनकलाबी थे फ्रांस के, इन लोगों ने ये प्रतीक्षा नहीं किया कि मुसीबत चल करके हमारे यहाँ आए तो हम उसका मुकाबला करें, बल्कि ये लोग आगे बढ़ करके खुद ही आने वाली मुसीबत का सामना इन लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ करके वो प्रतीक्षा नहीं किए, वो इंतज़ार नहीं किए कि वो लोग मुसीबत हमारे यहाँ आए तब हम लड़ें, बल्कि इन लोगों ने वोटिंग किया नेशनल असेंबली ने, और वोटिंग करके प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार का ऐलान कर दिया, वार घोषित कर दिया। और फिर आप देखें इसके बाद क्या होता है। Situation in France continued to be tense during the following year, although Louis XVI had signed the constitution. लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिया। He entered into secret negotiation with King of Prussia. वो प्रूसिया के किंग के पास गए एक सीक्रेट बात करने के लिए इन इनकलाबियों के खिलाफ। रूलर ऑफ अदर नेबरिंग country too were worried by the development in France and made plan to send troops to put down the event that had been taking place there since in summer 1789. समर 1789 से जो ये सब कुछ चल रहा था, तो फ्रांस के बाहर के जो मुल्क थे जहाँ मोनार्क थे, जहाँ मोनार्की थी, तो ये लोग भी काफ़ी क्या थे, कंट्री टू वर वरीड, परेशान थे बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। फ्रांस में ये जो डेवलपमेंट हो रहा था, जो इनकलाब आ रहा था, उससे दूसरे लोग भी परेशान थे। एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप टू पुट डाउन द इवेंट, और उन्होंने ये प्रोग्राम बना लिया कि हम यहाँ से फौज भेजेंगे, ट्रूप भेजेंगे उन इनकलाबियों को क्या करने के लिए, दबाने के लिए, वहाँ के इनकलाब को कुचलने के लिए। बात समझ में आई? बिफोर दिस कुड हैपन, ये होता उससे पहले ही क्या हुआ, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792। नेशनल असेंबली ने 1792 में वोट किया, किस चीज़ का वोट, डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार इन्होंने नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया। 1000 ऑफ वॉलंटियर थ्रोन फ्रॉम प्रोविंस टू ज्वाइन आर्मी। हजारों लोग फ्रांस के दूर दराज एरिए से भर्ती होना शुरू हो गए प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए, ठीक ना। दे सा दिस वार ऑफ द पीपुल अगेंस्ट द किंग एंड एरिस्टोक्रेट ऑल ओवर यूरोप। ये क्या देख रहे थे, ये देख रहे थे इस वार को, वो इस नज़रिए से देख रहे थे कि ये वार पीपुल और मोनार्क मीन एरिस्टोक्रेसीज, किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट जनता की ये जंग है, पब्लिक की जो है जंग है। पब्लिक बनाम मोनार्क, पब्लिक बनाम मोनार्क, ठीक ना, पब्लिक बनाम तानाशाह, उसकी ये जंग है ये। तो एमंग द पेट्रियाटिक सॉन्ग, पेट्रियाटिक माने देशभक्ति का गीत, जो फ्रांस में रॉजट ने जो लिखा था, रॉजर डी एल एस्ली, तो उस देशभक्ति गाने को गाते हुए, पेट्रियाटिक सॉन्ग को गाते हुए ये लोग पेरिस की तरफ आगे बढ़े, ठीक ना। और उस सॉन्ग का नाम क्या था, सैंग वाज द मार्सेलीज, मार्सेलीज। तो उस गाने का नाम ही रख दिया गया मार्सेलीज। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका मार्सेलीज एक जगह का नाम था फ्रांस में, ठीक,
और यहाँ से ये लोग पेरिस गए और प्रूसिया आपका इधर था, ठीक है। इधर आपका जर्मनी है, जर्मनी ही का एक स्टेट उस वक्त ये प्रूसिया था। तो ये इस जगह का नाम क्या था? मार्सिलीज। तो मार्सिलीज से ये लोग ये पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति का गाना गाते हुए ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के अगेंस्ट जो फौज तैयार हो रही थी, उस फौज में भर्ती होने के लिए ये लोग पेरिस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो चूंकि ये मार्सिलीज से ये देशभक्ति गाने को गाते हुए आगे बढ़े थे ये, इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया क्या? मार्सिलीज सॉन्ग। तो मार्सिलीज सॉन्ग को गाते हुए आगे बढ़े, ठीक ना। और इस वक्त अब जो है मार्सिलीज इज अ नाउ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ठीक ना। फ्रांस का जो नेशनल एंथम है, जो राष्ट्रगान है, वो यही मार्सिलीज है आज भी, ठीक। तो रिवॉल्यूशनरी वार ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी टू द पीपल। देखो, जब ये वार चल रही थी तो इस वार में जाहिर सी बात है कि जब जंग होती है तो गरीबी आती है ना। रुपये पैसे की कमी होती है, गरीबी आती है, क्राइसिस आता है। तो जंग जो जब चल रही थी ये, तो फ्रांस में और इकोनॉमिकल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन जो फ्रांस की थी वो और बद से बदतर हो गई और ख़राब हो गई। लोगों को खाने के लिए नहीं मिल पा रहे थे। बात समझ में? अब उसके बाद जो औरतें थी वर लेफ्ट टू कोप विद टास्क ऑफ अर्निंग लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली। जो औरतें थीं, जो महिलाएं थीं, जो वीमन, वो घर पर रुक गई। इसलिए आखिर जो उनके फैमिली को चलाने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ अर्निंग चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए औरतें जो है रुक गई घर की देख रेख करने के लिए, ठीक ना, रोजी रोटी के व्यवस्था के लिए, इंतजाम के लिए औरतें घर रुक गई। अब बाकी जो मेन थे, जो आदमी थे, ये प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार के लिए निकल गए। उसके बाद जब ये वार के लिए निकले तो प्रूसिया और ऑस्ट्रिया को ये हरा भी देते हैं, और उनको हरा करके जब ये वापस आते हैं तब फिर ये लुई 16 से इनका मामला होता है। इन लुई 16 से उन्होंने कहा कि अब आप चैन की नींद मत सोइए, ठीक। उनको तो हम जो है हरा चुके हैं, उनसे हम निपट करके आ रहे हैं। अब किससे निपटेंगे? अब आपसे अब हम लोग निपटेंगे, ठीक। तो लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर। इस पोजीशन के बाद भी जब वो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया से जीत करके जब ये आए, फ्रांस भी उस वक्त मोनार्की से रिपब्लिक मोनार्की बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। अधिकार तो मिल गए थे लोगों के, मगर उसके बाद भी जो वोट देने का जो अधिकार था, नेशनल असेंबली में कौन लोग थे? जो रिचर सेक्शन के लोग थे, वो लोग थे। और वोट देने का अधिकार भी उन्हीं का था जो रिचर सेक्शन के लोग थे। तो ये सारे लोगों ने मिल करके तय किया कि भाई ये जो इनकलाब है, अब ये इनकलाब बंद नहीं होना चाहिए, इनकलाब आगे चलते रहना चाहिए। अभी हमको बहुत आगे बढ़ना है, अभी हमको बहुत आगे बढ़ना है। फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई एक नज़्म, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा शहर जिसका इंतजार था मुझे, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे। यार की मिल जाएगी कहीं न कहीं, सबा की दस्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा सबे सुस्त मौत का साहिल, कभी कहीं तो जाकर रुकेगा सफीने दिल बगन। कहाँ से आई निगारे सबा किधर को गई, अभी चिरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं। गिरानी शब में कमी नहीं आई, बढ़े चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तो इन लोगों ने भी यही कहा कि वो मंजिल अभी नहीं आई, बढ़े चलो कि वो मंजिल
अभी नहीं आई, गिरानी शब्द में कमी नहीं आई, बढ़े चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, कि जो हम चाह रहे थे अभी वो मंजिल आई नहीं है, अभी बढ़े चलो, आगे की तरफ बढ़े चलो, ठीक ना। तो उन्होंने ये तय किया कि ये जो रिवॉल्यूशनरी वार है ये अभी चलना चाहिए। वाइल द मेन वर अवे, अच्छा ये हो गया था। तो कैरिड आउट फर्दर एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट टू ओनली टू रिचर सेक्शन। 1791 में जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ जो रिचर सेक्शन था सोसाइटी का उसी को वोट दे, उसी को पॉलिटिकल राइट था, उसी को पॉलिटिकल राइट था, वोट देने का अधिकार था। पॉलिटिकल क्लब बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। जो देखो अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी बनाने की इजाज़त थी, आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ बनने लगी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ वहाँ बनने लगी। इन सब पॉलिटिकल पार्टी में एक जो काफ़ी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी थी उसका नाम था जैकोबिन क्लब। क्या नाम था? जैकोबिन क्लब। औरतों की भी पार्टियाँ थीं और तमाम पार्टियाँ थीं, तो उसमें ये जो जैकोबिन क्लब था ये एक वहाँ की एक उस वक्त की बहुत मजबूत पार्टी थी। इसके जो नेता थे वो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियरे। इसको हम क्या करो, तो उस वक्त बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां राइज करने लगी, तो उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में ये जो जैकोबिन्स क्लब था ये काफ़ी प्रोमिनेंट थी और ये काफ़ी मजबूत थी। इसको जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर थे, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर इसके नेता थे। और यही मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर बाद में लुई 16 के फांसी जब होती है उसके बाद फिर ये तानाशाह बन जाते हैं, फिर इनकी मोनार्की चलती है और यहाँ से रेन ऑफ टेरर जो शुरू होता है। ये जो इनकी नीतियों का जो अपोज करते थे, इनकी पॉलिसी का जो अपोज करते थे उसकी हत्या करवा देते थे, उसकी मर्डर करवा देते थे। और इनके अपने पार्टी के लोग भी जो इनकी नीतियों का, इनकी पॉलिसी का विरोध करते थे, मुखालफत करते थे, अपोज करते थे, उसको भी ये फांसी दिलवा देते थे। बहुत से लोगों को इन्होंने कत्ल करवाया। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो रेन ऑफ टेरर था, रेन ऑफ टेरर। ठीक, आए थे किस नाम पर? आए थे तो इस नाम पर कि हमारी सत्ता रहेगी, हमारी सरकार रहेगी तो हम क्या करेंगे, हम छोटे बड़े अमीर गरीब सबको एक नज़र से जो देखेंगे, सबको बराबर राइट होगा, सबको बोलने का अधिकार होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम गवर्नमेंट चलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना। मगर वो कुछ हुआ नहीं, ये भी एक मोनार्क बन गए बहुत बड़े, ये भी तानाशाह बन गए। ठीक, तो इस तरह से। और देखो इसका नाम जैकोबिन क्लब क्यों पड़ा? जैसे हमने बताया कि जो नेशनल एंथम था उसका नाम मार्शलिस क्यों पड़ा? क्योंकि मार्शलिस एक जगह का नाम था, वहाँ से इनकलाबी ये सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग गाते हुए निकले थे, इसलिए उस सॉन्ग का नाम क्या पड़ गया? हाँ, मार्शलिस उस सॉन्ग का नाम। उसी तरह से ये एक संत जैकोब, पेरिस में जो है संत जैकोब थे, संत जैकोब जो थे उनका एक कॉन्वेंट था। कॉन्वेंट एक तरह का स्कूल होता है ना, जिसमें लोगों को धर्म के बारे में या और चीज़ों के बारे में और अच्छी अच्छी बातों के बारे में ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से पेरिस में बहुत से कॉन्वेंट थे। तो ये जो कॉन्वेंट था वो संत जैकोबिन का कॉन्वेंट था, और उसी संत जैकोबिन के कॉन्वेंट में ये जो जैकोबिन क्लब था, ये पार्टी, ठीक, वो उसी कॉन्वेंट में मीटिंग हुई थी, उसी कॉन्वेंट में ये पार्टी बनी थी,
इसलिए उस पार्टी का नाम कर दिया गया जैकोबिन क्लब कर दिया गया उस पार्टी का नाम, उसी के नाम पर। ठीक ना, तो बात समझ में आई। तो मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वाज दैट ऑफ द जैकोबिन विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। पेरिस में इस पार्टी की बुनियाद सेंट जैकब कॉन्वेंट में पड़ी। ठीक ना, अब देखो वीमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, इस पीरियड में औरतें भी काफ़ी एक्टिव थी। फॉर्म देयर ओन क्लब, औरतों ने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी अपना क्लब बनाया। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड। तो मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग टू मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये जो जैकोबिन क्लब के जो ये मेंबर थे, सोसाइटी के जो गरीब लोग थे, जो लेस प्रॉस्पेरस थे, जो किसान थे, जो काम करने वाले लोग थे फैक्ट्रियों में, ठीक ना, जो डेली कमाते थे और डेली खाते थे, बहुत अमीर नहीं थे, और जो आर्टिसन जो कलाकार लोग थे, है ना, इन लोगों की ये पार्टी थी। तो किसकी थी पार्टी? देखो, स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिसन, सच एट, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉश मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेजेज वर्कर। कौन कौन थे इसमें, बोलो? तो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर होते थे, स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिजन, शू मेकर, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर और सर्वेंट एंड डेली वेजेज वर्कर। सोसाइटी के जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग थे, ठीक, ये लोग इसमें आते थे। तो देयर लीडर वाज, इनके ये लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। लार्ज ग्रुप एमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वर्न बाय डॉक वर्कर। देखो, जो डॉक वर्कर थे, इन लोगों ने ये तय किया कि जो डॉक वर्कर थे, जो पोर्ट पर जो सामान को पोर्ट पर जो रहते थे, जो सामान को उतारते थे, सामान को जो है लादते थे, समुद्री जहाज वहाज आता था ना, तो उस पर सामान को लादना, सामान को, ये डॉक वर्कर कहलाते थे। तो उनका ये ड्रेस था। देखो, ये ड्रेस देखो उनका था, ये इसको पहनते थे, ठीक ना, ये चीज पहनते थे। और ये जो है जैकोबिन क्लब डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। ये ट्राउजर पहनते थे, और देखो ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप देख रहे हो, इस तरह से ऐसे ऐसे देख रहे हो ना, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। क्या पहनते थे? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। This was to set themselves apart from fashionable section of society, especially noble who wore knee breeches. ये क्यों जो पहनते थे इस तरह का ये इसलिए पहनते थे कि जो सोसाइटी के जो नोबल पर्सन लोग थे, सोसाइटी के जो नोबल लोग थे, नोबल सेक्शन के लोग, वो नी ब्रीचेज पहनते थे। क्या पहनते थे? नी ब्रीचेज पहनते थे, ठीक ना। और नी ब्रीचेज जो उनका था, ये एक तरह का शॉर्ट ट्राउजर था, ठीक ना। और वो शॉर्ट ट्राउजर जो पहनते थे ये, और जो शू पहनते थे, वो शू इनका लंबा होता था, इस तरह से घुटने तक आता था, यहाँ पे घुटने से नीचे तक। और फिर उसके बाद ये अपना शॉर्ट ट्राउजर पहनते थे। इसको क्या कहते थे, बोलो? नी ब्रीचेज। तो अब इन लोगों ने ये तय किया कि जो ये कपड़ा पहन रहे हैं, फैशनेबल कपड़ा, हम उस तरह का फैशनेबल कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, हमारा उनसे बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक। तो वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर ये पहनने लगे, लॉन्ग स्ट्रिप
ट्राउजर, मगर औरतों को वो पहनने की आज़ादी नहीं थी, औरतों को पहनने की आज़ादी नहीं थी, औरतें नहीं पहनती थी उसको। वाज वे अब, तो ये जो स्ट्रिप ट्राउजर जो ये पहनते थे और ऊपर ये जो रेड कैप पहनते थे, रेड कैप, यहाँ देखो रेड कैप, ये रेड कैप, तो ये किस चीज का ये सिंबल था? ये सिंबल था वाज ए वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर बिल्डेड बाय वियरर्स ऑफ नी ब्रीचेज, कि नी ब्रीचेज पहनने वालों का जमाना अब लद गया। जो ये 60 लॉन्ग ट्राउजर और ये रेड कैप जो ये पहनते थे, देखो वो रेड कैप ये वाला पहनते थे, इस तरह का रेड कैप दिखाएं तुमको, इस सिंबल में ये वाला कैप पहनते थे, ये वाला, ये कैप पहनते थे, ठीक। जो ये सिंबल किस चीज का था? ये सिंबल ये था कि अब नी ब्रीचेज पहनने वालों का जमाना, मीन्स जो नोबल पर्सन थे, जो शोषण करते थे, जो टैक्स लेने का काम करते थे, ठीक ना, अब इनका जमाना चला गया, अब हम इनसे आज़ाद हो गए, ठीक। ये एक तरह का सिंबल था, लॉन्ग ट्राउजर और कैप को पहनने का मतलब ये था। दी जैकोबिन केम टू बी नोन एज द सेंस, है ना, सेंस कुलुटीज, देखो सेंस कुलुटीज, इनको क्या कहा जाता था? जो ये ट्राउजर पहनते थे, ये जो लॉन्ग ट्राउजर पहनते थे और ये कैप, इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था सेंस कुलुटीज, ठीक ना, इनको सेंट कुलुटीज कहा जाता था। जैकोबिन क्लब के लोग जो ये पहनते थे लॉन्ग ट्राउजर रख के, उनको क्या कहा जाता था? सेंट कुलुटीज। लिटरेरी मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेज, और इसका मतलब था विदाउट नो ब्रीचेज, विदाउट, दोज विदाउट नी ब्रीचेज, इसका मीनिंग था दोज विदाउट नी ब्रीचेज, दोज विदाउट नी ब्रीचेज, इसका मतलब दोज विदाउट नी ब्रीचेज, है ना, कि हम नी ब्रीचेज वाले नहीं हैं, ठीक ना। इन समर 1792, समर का, गर्मी का जब महीना आता था, तो गर्मी का महीना, ये जो नोबल पर्सन लोग थे और जो ये मोनार्क थे फ्रांस के, उनके लिए मुसीबत का महीना होता था। क्या महीना होता था? मुसीबत का महीना। क्यों मुसीबत का महीना? कि बेस्टाइल को जब तोड़ा गया तो वो भी गर्मी ही का महीना था, बात समझ में? वो भी कौन सा महीना था? गर्मी का महीना था, ठीक ना। और फिर देखो वही गर्मी का महीना आ गया, ठीक ना। इन द समर ऑफ 1792 समर ऑफ 1792, जैकोबिन प्लान an insurrection of large number of Parisians who were angered by the short supply and high prices of food. पेरिस के लोग, पेरिस की एक बहुत बड़ी संख्या जिनको खाना नहीं मिल रहा था, फूड की कीमत काफ़ी बढ़ जाने की वजह से जिनके घर के लोग भूखों मर रहे थे, जो काफ़ी परेशान थे, उन लोगों ने ये तय कर दिया कि हम क्या करेंगे? सरकार के खिलाफ हम बगावत करेंगे। हम क्या करेंगे? सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे। तो बगावत हो गई। 1792 जैकोबियन प्लान एन इंसरेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियन who were angered by the short supply and high price of food, है ना। तो वो इंसरेक्शन का प्रोग्राम बना लिए, बगावत का प्रोग्राम बना लिए।
सरकार थे। कौन? जी बोलो। जो काफी गुस्सा थे, वर एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। एक तो फूड की कमी और उस पर से प्राइस हाई, शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड से जो एंगर्ड थे, गुस्से में थे, उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया। इंसरेक्शन मीन्स बगावत। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 अगस्त, ठीक, 10 अगस्त 1792, तो देखो क्या होता है। 10 अगस्त 1790, 10 अगस्त 1792 में देखो, दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ टुइलेरीज। टुइलेरीज पैलेस को क्या किया इन लोगों ने? घेर लिया, घेर करके उसको गिरा दिया, हमला बोल दिया। टुइलेरीज, बात समझ में? टुइलेरीज पैलेस पर इन्होंने हमला बोल दिया। मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड, और किंग के जो रक्षक थे, जो गार्ड थे, उनको क्या किया? कत्ल कर दिया। किंग के जितने भी गार्ड थे, हिफाजती दस्ते, हमला करके इनके महल में हमला करके, टुइलेरीज में हमला करके, जो गार्ड के रक्षक थे, ये किंग के जो रक्षक थे, जो गार्ड थे, जो मुहाफिज थे, उनको क्या किया? कत्ल कर दिया। ठीक। द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड ए किंग हिमसेल्फ एज ए हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर, और राजा को बंधक बना लिए। उनके गार्ड का कत्ल कर दिए, मार डाले, और किंग लुइस के को क्या किए? बंधक बना लिए, हॉस्टेज कर लिए घंटों तक। लेटर, उसके बाद असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और असेंबली ने ये तय किया, ये वोट दिया, ये तय किया कि जो रॉयल फैमिली थी उसको क्या किया जाए? जेल में डाल दिया जाए। तो जो भी रॉयल फैमिली के लोग थे, सबको इन लोगों ने क्या किया? जेल में डाल दिया। इलेक्शन वर हेल्ड, और फिर उसके बाद चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 21st ईयर्स एंड एबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट राइट टू वोट। 21 साल से ऊपर के जितने भी लोग थे, बात समझ में? रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ का मतलब, बोलो। रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि 21 साल से ऊपर के सभी लोगों को, है ना, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको वोट का अधिकार मिल गया। रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ का मतलब कि इसमें ये नहीं ध्यान दिया गया कि ये अमीर है तो इनको वोट का अधिकार मिलेगा और ये गरीब है तो उसको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक ना। इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि ये सबको अधिकार दे दिया गया, सबको राइट दे दिया गया कि जो 21 साल के ऊपर हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको वोट का अधिकार मिल गया। ठीक। और इलेक्शन हुआ तो न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन। अब जो नई असेंबली जो बनी वोटिंग के बाद, जब ये सरकार में आए और नई असेंबली जब बनी, तो उस नई असेंबली का नाम कन्वेंशन पड़ा। क्या पड़ा? कन्वेंशन। याद रहे, कन्वेंशन। और वो जो असेंबली थी इससे पहले वाली, उसका नाम था नेशनल असेंबली। क्या था नाम? नेशनल असेंबली, ठीक ना। और इसका नाम क्या था? कन्वेंशन। जो नई सरकार बनी, जो नई असेंबली बनी, उस असेंबली का नाम क्या पड़ा? कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 it abolished the monarchy and declared France as republic।
21 सितंबर 1792 को ये सरकार एग्जिस्ट में आई और उसका नाम पड़ा, उस असेंबली का नाम पड़ा कन्वेंशन। बात समझ में आई? और मोनार्की पूरा खत्म कर दिया गया। पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी, सारा पावर राजा के हाथ में था। फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। जब लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर दस्तखत किया तो ये हुआ कि राजा अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। फिर उसके बाद जब ये सरकार आई तो ये हुआ कि नहीं, राजा का कोई काम नहीं है, राजा अब रहेगा ही नहीं। ठीक, तो अबोलिश कर दिया गया, मोनार्की को खत्म कर दिया गया और ये क्या बन गया? फ्रांस रिपब्लिक, प्रजातंत्र बन गया। रिपब्लिक कौन सी गवर्नमेंट होती है? रिपब्लिक जो होती है वो गवर्नमेंट होती है जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक ना? द गवर्नमेंट बाय द पीपल। बात समझ में आई? तो रिपब्लिक, एज यू नो, रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट। ये कौन सी गवर्नमेंट का ये कौन सा फॉर्म होता है? रिपब्लिक, जिसमें जनता पब्लिक खुद गवर्नमेंट को क्या करती है? चुनती है, अपने नुमाइंदे को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके असेंबली में भेजती है। ठीक ना? इंक्लूडिंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक ना? देयर इज ए नो हेरिडेटरी मोनार्की। अब कोई हेरिडेटरी मोनार्की नहीं है। हेरिडेटरी मोनार्की का मतलब क्या होता है कि राजा के जाने के बाद उसका बेटा बैठेगा, उसके बेटे के जाने के बाद उसका बेटा, उसके बेटे जाने के बाद उसका बेटा, राजा के ही के परिवार का कोई बैठ सकता है उस पोस्ट पर, किंग के पोस्ट पर। तो वो हेरिडेटरी मोनार्की थी। कौन सी? हेरिडेटरी मोनार्की थी, जैसे मुगलों के टाइम में चल रहा था। मुगलों के टाइम में चल रहा था ना, वो हेरिडेटरी मोनार्की थी। You can try and find out about some other countries that are republic and investigate when and how they become so. तो आप बाकी जो इस दुनिया में जो बाकी मुल्क हैं, बाकी जो स्टेट्स हैं, ठीक ना, कंट्री हैं, उनके बारे में भी आप जानने का प्रयास करिए कि पहले वो मोनार्की सिस्टम था वहाँ, कैसे वहाँ रिपब्लिक गवर्नमेंट आई। ठीक ना? तो लुई 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason। देशद्रोह के जुर्म में इनको सजा दिया गया, फांसी की, मौत की सजा दे दी गई। और ट्रेजन इनका जो क्या था, जो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के खिलाफ ये जो नेशनल असेंबली थी, ये नेशनल असेंबली फ्रांस की पब्लिक थी ना, फ्रांस की ना पीपल थे, फ्रांस की ना जनता थी। तो फ्रांस की जनता के अगेंस्ट लड़ने के लिए ये प्रूसिया और ऑस्ट्रिया गए थे। तो ये एक तरह से देशद्रोह हुआ कि आप उनको अपने देश पर हमला करने के लिए बुला रहे हो। तो देशद्रोह का ट्रेजन क्या कहते हैं? देशद्रोह को, ठीक है। तो इनके ऊपर ट्रेजन लगा करके, ट्रेजन का चार्ज, इनको मौत की सजा दे दी गई। और ऑन 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793 में क्या किया गया? इनको फांसी पर लटका दिया गया पब्लिकली। इनको पब्लिकली, इसको लुई 16 को पब्लिकली फांसी पर लटका दिया गया। और कहाँ पर इसको फांसी पर लटकाया गया? एट द पैलेस ऑफ डी ला कॉन्कॉर्ड। डी ला कॉन्कॉर्ड, डी ला कॉन्कॉर्ड जो पैलेस था, उस पैलेस के पास इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। द किंग मैरी एंटोनी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। तो फिर बाद में जो ये किंग थी, इसकी जो वाइफ थी लुई 16 की, क्या नाम था? क्वीन मैरी एंटोनीट। इसको भी फांसी पर चढ़ा दिया गया, इसको भी मौत की सजा दे दी गई। ठीक ना? अब इसके बाद
इनका नेता कौन था? इनका नेता कौन था? इनका नेता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब इसके बाद इनकी हुकूमत चलती है। किसकी हुकूमत चल रही है अब? अब इनकी हुकूमत चल रही है। इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले लिया, अब इनकी हुकूमत चल रही है। अब ये भी बाद में बहुत बड़े तानाशाह बन गए, डिक्टेटर बन गए, मोनार्क बन गए, ठीक ना। और इनके फिर ये रेन ऑफ टेरर चल रहा है इनका, ठीक है? कब से कब तक? 1793 से 1794 तक। 1793 से 1794 तक ये जो टाइम पीरियड है, ये रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर, टेरर और टेररिज्म की जो बुनियाद है वो यहीं से पड़ी, ठीक। तो रेन ऑफ टेरर किस मामले में था ये? कि जो भी इनकी पॉलिसी का अपोज करते थे, चाहे वो इनकी पार्टी के हों चाहे दूसरे पार्टी के हों, उनको ये कत्ल कर देते थे, उनको ये मौत की सजा सुना। एक इक्विपमेंट बनाए थे ये, ठीक ना, जिसका नाम था गुलेटिन इक्विपमेंट बनाए थे इस तरह से। ये डॉक्टर गुलेटिन ने ये इक्विपमेंट बनाया था, इस तरह से बनाए थे ये, ठीक। तो जिनको ये मौत की सजा देते थे, उनकी गर्दन को इसमें फंसा करके ऐसे दबा देते थे, गर्दन कट जाती थी, ठीक है। बात समझ में? ऐसे पकड़ करके ऐसे ऐसे दबा देते थे, गर्दन उनकी काट देते थे, ठीक है। तो जो भी इनके अपोज जो भी इनसे अपोज करते थे, इनकी पॉलिसी थे, देवर गैलोटाइन, उनको गैलोटाइन कर दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो में रेन ऑफ टेरर, रॉबेस्पियर की जो हुकूमत है, अब इसके बारे में देखा जाएगा कि इनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ। तो अब नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले।